हाय डियर, अय्यम्मा हूँ। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, यह मेरा 66 BPSC एंड बिहार SI टारगेट बैच का ये 5वां वीडियो है, जिसमें से यह चौथा वीडियो का 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन में से 50 तक ही हो सका था। इस वीडियो में मैं उस सीरीज के 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन बताऊंगा। आपको बता दें कि इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ कि इस बैच में, इस वीडियो में साइंस, मैथ, सोशल साइंस और करेंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं। चूँकि ये टारगेटेड बैच है, आपको पता है कि 14 फरवरी को बिहार दरोगा की परीक्षा आपको प्रस्तावित है और 66 BPS 7th BPSC सामने ही होने वाले हैं। उसका आगे प्रोसेस है, ठीक है। इसका अनुसार मैं BPSC को मद्देनजर रखते हुए इसमें मैथ क्वेश्चन भी मिक्सेज हैं। जो बिहार दरोगा में प्रारंभिक परीक्षा में तो मैथ नहीं होंगे, लेकिन उसका मुख्य परीक्षा में मैथ होते ही हैं। इस हिसाब से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। जनवरी 2020 के मध्य भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का नाम क्या था? ऑप्शन से विंग्ड रेडर, एयरलिफ्ट, इस्माइल बुद्धा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विंग्ड रेडर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में है लाशा को पानी के साथ मिश्रित करने पर किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? टूथपेस्ट के रूप में, कीट निरोधक के रूप में, गोंद के रूप में, च्युइंग गम के रूप में, यानी चिलगम। ठीक है, तो यह ऑप्शन सी गोंद के रूप में उपयोग करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 लगता है मैथ का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। कितने में? 5% पर। यदि इसे 10% पर बेचा जाता तो 1000 रुपये उसको लाभ होता। तो बताइए कि उसका कार्य मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना था? तो ध्यान दें कि 5% पर बेचा गया और 10% पे बेचता तो 1000 रुपये अधिक आता। यानी डिफरेंस कितना हो गया मेरा? ये 10 से 5% बराबर 5%, और इस 5% डिफरेंस में कितना लाभ बढ़ जाता? 1000 रुपया बढ़ जाता। तो इससे हम निकाल सकते हैं 1%। 1% के लिए कितना हो जाएगा? 1% के लिए हो जाएगा आपको 1000 गुना 100/5। इस 5 को काटेंगे, इस 5 को 100 से काट देंगे तो हो जाएगा 20 गुना 1000 हो जाएगा मेरा 20,000। तो 20,000 मेरा ऑप्शन ए में से ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है कंप्यूटर के IC चिप प्राय बनाए जाते हैं किसके? पॉर्न के, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या स्वर्ण से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिलिकॉन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में है निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है, यानी कि इन सभी से अलग है? सेंसेक्स या BSE या निफ्टी या सेप्स? तो क्या हो जाएगा इसमें? इन सभी से जो डिफरेंस है वो अप्रासंगिक है, अलग है, वो है सेप्स। ठीक है, अगर इसके बारे में देखेंगे तो क्या है? सेंसेक्स से है ये आपको, यह मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें आपको 30 प्रमुख शेयर का प्रतिनिधित्व होता है। जबकि BSE की बात की जाए तो यह भी प्रमुख शेयर का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें 200 शेयर सम्मिलित होते हैं। और जबकि निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का सूचक होता है। तो इसलिए क्या हो गया इसका? तो ऑप्शन सेप्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के पास। 56 में है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना बनता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? तो इस समय देखेंगे कि ये इस समय क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है,
ना 145, ना ही 180, ना ही 270। इसको जब वाक्य चंद अर्ध रहेंगे तो इस बात से अनुभव कर सकते हैं या करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 में है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को, 22 अगस्त 1947 को, 22 जनवरी 1948 को या 22 अक्टूबर 1947 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये 22 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आपको जानना चाहिए कि भारतीय ध्वज का अनुपात 3:2 है, यानी कि लंबाई 3 मीटर 3 सेंटीमीटर 3 फीट यानी 3 भाग, तो उसी हिसाब का 2 भाग उनकी चौड़ाई होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के पास। 58 में है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? किससे शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? किससे? घाघरिया से या भीमबेटका से या लेखाहिया से या आदमगढ़ से? तो इसका राइट आंसर है भीमबेटका से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के पास। 59 में है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को या 21 जुलाई 1947 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में है निम्न में से कौन बारूदी सुरंग का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? क्या बोला? बारूदी सुरंग। तो इसमें देखेंगे मधुमक्खी, बर्र, तितली या पतंगा। तो इसका सही जवाब है मधुमक्खी। बोला क्या विभिन्न वैज्ञानिकों का इस बात का मानना और विश्वास हुआ है कि कुत्तों की अपेक्षा मधुमक्खी सूंघने की क्षमता भी अधिक होती है, सुनने की भी क्षमता अधिक होती है। इसलिए स्पेशल कंडीशन में वैसे हम लोग क्या जानते देखते हैं कि सैनिकों के पास या विशेष क्रिमिनल के पास या किसी इस तरह से क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो क्या उपयोग किया जाता है? सिपाही सैनिक आपको पुलिस कुत्ता लेके चलते हैं, तो उसी समय उस कुत्ते के स्थान पर इस मधुमक्खी की तकनीकों के बारे में बोला जा रहा है। बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 61 के पास। 61 में है पाक की खाड़ी अवस्थित है। किसकी? पाक की खाड़ी अवस्थित है। कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के बीच में, या अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच में, या मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में, या लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच में? तो इसका राइट आंसर क्या है? मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 में है निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? कौन? दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। असम में, कर्नाटक में, मिजोरम में या उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर होगा ये है दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। क्या? दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक गति विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं एक आदमी को 4 सेकेंड पार करती है तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दें ये दूरी और चाल की इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके लिए एक छोटी सी बात यह है कि जब दोनों की गति विपरीत दिशा में हो तो दोनों की स्पीड जोड़ ली जाएगी। चाहे लंबाई भी हो सकता है, चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई हो सकता है, चाहे गाड़ी की लंबाई हो सकता है, चाहे दो गाड़ी आपस में हो सकता है। तो जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो तो क्या करेंगे? दोनों की चाल को जोड़ लेंगे। और जब ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो उसको सीनियर में जूनियर ने अधिक स्पीड को कम स्पीड से घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया? 84 किलोमीटर गति से गाड़ी जा रही है और विपरीत दिशा में कौन? 6 किलोमीटर की गति से एक आदमी चल कर आ रहे हैं। तो दोनों को जब जोड़ेंगे 84 और 80 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और क्या करेंगे? 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में बदलेंगे। मीटर सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है
इसको 5/18 से गुना किया जाता है। जब 5/18 से गुना करेंगे तो 18×5 हो जाएगा, यानी कि चाल कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया। अब 4 सेकंड में पार करता है तो 25 चौक 100, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के पास। 64 में है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट देखते हैं 65 में सिर का निम्न में से एक जलीय घोल है। सिर का निम्न में से एक जलीय घोल है, किसका है ये ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। इसका राइट आंसर होंगे आपको एसिटिक अम्ल का। सिर का किसका घोल होता है, एसिटिक अम्ल का घोल होता है। फिर देख रहे हैं 66 में निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि महाजनपद कितने थे, 16 था। तो इस बात को किस बौद्ध ग्रंथ में यह स्पष्ट किया गया कि उल्लेख किया गया, किसमें, अंगुत्तर निकाय में या मुझिम निकाय में या खद्दक निकाय में या दीर्घ निकाय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के पास। 67 है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। पारिस्थितिकी तंत्र अब समझते हैं कि घास में होता है, मरुस्थल में होता है, मैदान में होता है, समुद्र में होता है, तालाब में होता है, सब जगह होता है। तो सबसे जब होता है तो सबसे बड़े जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे अधिक भाग कौन है, तो समुद्र है। समुद्र कितना है, आप ग्लोब में जब देखते हैं तो कुछ भाग नीला, कुछ लोग रंगीन आते हैं। नीला भाग क्या कहलाता है, जल कहलाता है। तो जल कितना, समुद्र है, कितना है वो 71%, यानी कि 2/3 भाग है। तो 2/3 भाग में सबसे बड़ा हो गया, तो उसी का ही समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र ही सबसे बड़े होंगे। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के पास। 68 में है अकबर की इच्छा अनुसार किससे रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। क्या बोला, इच्छा अनुसार किससे रामायण के फारसी अनुवाद कराया था। ऑप्शन से अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खानी खाना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। इसे बदायूनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अकबरनामा अबुल फजल लिखे और अबुल फजल के बड़े भाई फैजी थे, उन्होंने भी बहुत सारी किताब लिखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो को लॉन्ग किए बिना मैं शॉर्ट में बोलकर मैं आगे निकलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 69 में पहुँचता हूँ। हम पा रहे हैं कि लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ, छत्तीसगढ़ के मैदानों में, सरयू पारम में मैदान में, या मालवा के पठार में, या शिलंग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी होगा, मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। यह क्वेश्चन नंबर 70 में है दो कारीगर ए तथा बी की कार्य कुशलताएं 5:4 के अनुपात में है। यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितना समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कार्य क्षमता अनुपात कितना है, 5:1। समय अनुपात कितना होगा, 4:5। ये 5:4 है, 4:5 होगा। अब क्या होगा कि इसको जब रेशियो को जब इसमें तोड़ेंगे तो 4x और 5x ले सकते हैं हम। ठीक है, तो 4x बराबर कितना घंटा लिया, 12 घंटा लिया। तो 5x बराबर जब लेंगे तो कितना लेंगे, तो 5x को कितना लेंगे, तो हम 12x से प्राप्त करेंगे इसको। तो 4 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। तो जब x का मान 3 हो गया, x का मान 3 हो गया, अब यहाँ पर है मेरा 5x। तो 5x 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 15। 15 किस ऑप्शंस में है, ऑप्शन डी में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के पास। 71 में है ध्वनि तरंगे हैं निर्वात में चलती हैं या ठोस
केवल ठोस माध्यम में चलती हैं या केवल गैसों में चलती हैं या ठोस तथा गैस दोनों में चलती हैं। तो पहले जानेंगे कि ध्वनि तरंग क्या है। ये ध्वनि को संचरण करने के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम अब ठोस हो, द्रव हो, गैस हो चलेगा, लेकिन निर्वात में नहीं चलता है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो गया कि निर्वात में चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा में लिखते हैं केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। ये भी बिल्कुल गलत। आपने तुरंत सुना जो मैंने कहा कि ठोस में भी चल सकते हैं, गैस में भी, द्रव में भी। तो अकेले कैसे ठोस में चलेगा? इट इज़ रिजेक्टेड। केवल गैस में चलती है, फिर से गलत, चूंकि गैस में अकेले नहीं। अब ऑप्शन डी में है ठोस तथा गैस दोनों में चल सकते हैं। इसमें से बिल्कुल सही है। और तीसरा में भी ऑप्शन सत्य है, जो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा का, राजकोषीय घाटा का, राजस्व घाटा का या आय व्यय घाटा का? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राजकोषीय घाटा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 के पास। 73 में है भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है? भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सहकारी समिति, भारत सरकार। तो इसमें देखेंगे कि हम जानते हैं कि नाबार्ड का ऐसे फुल फॉर्म में क्या हो जाता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, है ना। तो जब राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ही है तो हमारे लिए कृषि को विकास वही कर सकता है। बिल्कुल, हमारे कृषि को विकास वही कर सकता है, सबसे अधिक ऋण हमको ही दे सकता है। जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसमें मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास। 74 में है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फार्मीमीटर। तो हम देखेंगे माइक्रोन किसको बोलते हैं? 10⁻⁻⁶ मीटर को माइक्रोन बोलते हैं। नैनोमीटर किसको बोलते हैं? 10⁻⁻⁻ नैनोमीटर को नैनोमीटर बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम किसको बोलते हैं? 10⁻⁻10 मीटर को उसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। उसके बाद फार्मी के लिए क्या बोलते हैं? 10⁻⁻15 को। तो देखेंगे पावर का ऋणात्मक मान वो क्या होता है? छोटा होता है। पावर का धनात्मक मान बड़ा होता है। पावर का छोटा मान माइनस में वो बड़ा होता है और बड़ा मान छोटा होता है। तो यहाँ पर फार्मी का मान कितना है? सबसे अधिक है। फार्मी कितना है? 10⁻⁻15 है। 10⁻⁻15, इसलिए मेरा यहाँ पर सबसे छोटा कौन हो जाएगा? फार्मीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। 75 में लिखते हैं कपिल मुनि तथा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। यानी कपिल मुनि द्वारा किस दर्शन को जन्म दिया गया, प्रतिपादित किया गया? पूर्व मीमांसा, संख्या दर्शन या न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले हम तीनों जान लेंगे कि दर्शन कितने होते हैं। तो दर्शन 6 होते हैं। जैसे कौन? पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो इस पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने किया है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी मीमांसा की बात करेंगे तो उत्तर मीमांसा की आपको है वादरायण में। क्या? इसको वादरायण में। उसके बाद अगर न्याय दर्शन की बात करेंगे तो न्याय दर्शन का कौन किया? एक गौतम। कौन किया? गौतम ने किया। अगर उसके बाद हम वैशेषिक की बात करेंगे जो इसमें नहीं है, वो किसने किया? कनट ने किया। योग दर्शन किसने किया? ये पतंजलि ने किया। ये इस 3 के अलावा और 2, 5 और ये संख्या दर्शन का किसने किया? ये संख्या दर्शन ही तो कपिल मुनि ने किया। ठीक है, इस हिसाब से मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के पास। 76 में है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन है? तो जानते हैं हम कि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। एक बात। उसके बाद हम हमारे देश की लिस्ट में जब बड़ों की लिस्ट में आता है तो हमारे पास कौन आ जाता है कि सबसे पहले रूस आता है। उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, उसके बाद ब्राज़ील आता है,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वां स्थान किसका आता है? भारत का आता है। तो यानी कि इस ऑप्शंस में ब्राज़ील भी है, भारत भी है, कनाडा भी है, रूस भी है। तो इसमें से हम निश्चित तौर पर इन सबसे छोटे होंगे, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के पास। 77 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या बोला? सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से निश्चित तौर पर कोई 3 सम्मिलित सही है और एक नहीं है। क्या बोलता है कि पुनः जाजिया लगान शुरू कर दिया गया फारूक शेर के द्वारा। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। मुसलीपट्टनम पर अधिकार फोड़ नहीं किया। क्या ये सत्य है? बिल्कुल, ये भी सत्य है। साथी प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ नाम दिया गया। फिर से आप नाम याद कर लें। लॉर्ड विलियम बेंटिक के जनरल गवर्नर के शासनकाल में भारत के पुनर्जागरण के जन्मदाता और आपको साथी प्रथा उन्मूलन के प्रस्ताव पारित करता राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म किया। और सती प्रथा भूल गए क्या थे आपको? सती प्रथा वो प्रथा था जिसमें किसी स्त्री के पति मर जाने पर पति की चिता में जिंदा उसे जला दिया जाता था। उसी को सती प्रथा कहते थे ना? हाँ, बिल्कुल वही सती प्रथा है। उसी सती प्रथा को ये वैदिक काल से चली आ रही थी और इसे नारी इसे अपना भाग्य समझकर इसे स्वीकार कर रही थी। इस कुप्रथा को अंत किसके द्वारा किया गया? भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता आपको राजा राम मोहन राय। लेकिन माय फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को फिर राजा की उपाधि किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। लेकिन हाँ, एक बात और आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए कि इस राजा राम मोहन राय को मृत्यु देश में ना होकर इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि अकबर द्वितीय उस समय अंग्रेजों के प्रकोप चल रहा था, तो विशेष बातों की सिफारिश के लिए इंग्लैंड भेजे थे। तो ये बात भी सही निकल गई। तो कौन बच गया लास्ट में? लास्ट में है दास्ताकांत मैलकम ने किया, जो बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इस प्रकार इसका सुमिलित जो नहीं करता वो डी है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 78 के पास। 78 में है, 78 में सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? क्या है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पटना बिहार में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो ये बिल्कुल नहीं, ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास। 79 में लिख रहे हैं कि लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में। तो ध्यान देंगे कि वैसे हम जानते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर बोला गया लेजर बीम, लेजर किरण का, देखिए कि इसका उपयोग आँख में भी किया जाता है, लेकिन पेट का जो पथरी का ऑपरेशन होता है, जो लोग यूँ कहते हैं कंप्यूटर से या लेज़र से, ट्यूमर का भी होता है। ये किसका हो जाता है? इसके होता है, पथरी का होता है, ट्यूमर का होता है, कैंसर का होता है, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा का भी उपयोग होता है। ठीक है, कैंसर की चिकित्सा रेडन के से भी सिकाई से भी की जाती है और कोबाल्ट में भी उससे उपयोग किया, कोबाल्ट 60 का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वास्तविक रूप से यहाँ पर गुर्दे भी तो सम्मिलित हैं, लेकिन यहाँ पर चिकित्सा माना जाता है। तो चलिए यहाँ पर चिकित्सा मानता हूँ, लेकिन हमने आपको क्या बोला? लेज़र का उपयोग, लेज़र बीम का उपयोग कैंसर में भी किया जाता है, ट्यूमर में भी किया जाता है, मस्तिष्क शोध में भी किया जाता है और गुर्दे किडनी के पथरी को में भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दोनों एक जैसे टकरा रहा है, इसलिए मैं लास्ट में मैं आँख की चिकित्सा में मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ 80 के पास। 80 में देख रहे हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तैयार होने की बात हुई है तो कब हुई? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ, लेकिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के
यानी कि अध्यक्ष की उसमें हस्ताक्षर हुआ और 26 जनवरी को लागू किया गया। अब क्या याद होना चाहिए, 26 जनवरी को इसलिए दिन चुना गया था क्योंकि आपको पंडित नेहरू द्वारा रावी नदी के किनारे जो 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, उसी दिन की याद में रखते हुए 26 नवंबर 1950 को तो मेरी संविधान बन गया था, लेकिन तो भी हम उस दिन हम पूर्ण रूप से लागू नहीं किए थे क्योंकि हमें 26 जनवरी के दिन तो याद था। ठीक है, इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो गया मेरा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के पास। 81 में है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है कौन है? नाबार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है या यूनियन बैंक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे आपको स्टेट बैंक की बात के बारे में कुछ जानकारी हो जाना चाहिए था आपको कि यह वाणिज्य बैंक व्यवस्था अंतर्गत आता है। यह 286 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में शामिल है। इसमें 223 सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जिनसे 196 ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, बैंक आते हैं। उसमें से क्या हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र से 27 बैंक, स्टेट बैंक भी उसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद इसके और सारी चीज़ें हैं। और इसकी क्या हो गया था, राष्ट्रीयकरण कब हो गया था? 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे की ओर। 82 के पास 82 में है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। मौर्यों ने, पल्लवों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ना, औरंगाबाद में है। और ये किसके द्वारा क्या था? राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था, अर्थात ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता हूँ 83 के पास। 83 में है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर मतलब जैन धर्म के संस्थापक ये महावीर हैं। जो महावीर ने ही क्या किया था, हालांकि ये 24वां तीर्थंकर थे और इसका प्रथम ऋषभदेव थे। ठीक है, महावीर स्वामी का ये जामाली कौन था? जामाली था। और आगे चल के ये उनके रिश्ता में आते हैं, अर्थात कि ये उनके दामाद भी कल होकर बन जाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडग्राम के पास। ठीक है, और ऐसे ही आपको और क्या हो गया कि आपको बोला गया कि जमाली उसको लास्ट में उनको क्या होता है कि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी करा दी जाती है, जो आगे चलकर उनके दामाद बनते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 84 के पास। 84 में है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्या बोला? 1857 की क्रांति करने वाले क्रांतिकारी में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? आपको पहले याद आना चाहिए कि 1857 के विद्रोह के समय कौन कौन थे। तो आपको पता है कि इसमें से जैसे कुंवर सिंह था, तात्या टोपे था, नाना साहेब था, मंगल पांडे था, झांसी की रानी था, रानी लक्ष्मीबाई ही, आपको बेगम हजरत महल था, हाजी बेगम था। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला था, बहुत सारे लोग थे। तो इसमें से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका नाम था? आपको जितना बोला गया, इसमें से तात्या टोपे का ये नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 85 के पास। 85 में देख रहे हैं कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्या आपको याद आता है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये चंद्रगुप्त है कि अशोक था कि बृहद्रथ था कि शतधानवन था? तो इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 86 के पास। 86 में है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? यानी बाल गंगाधर तिलक। तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा गया था? भारतीय अशांति के जनक। यानी कि ये गरम दल के नेता थे जिससे अंग्रेज बड़े नाराज थे। कौन?
बी चिरोल ने, लुई फिशर ने, या वेब मिलर ने, या लॉर्ड रीडिंग ने? किसके? तो इसका राइट आंसर है बी चिरोल ने। किसने? बी चिरोल ने। ठीक है, बी चिरोल ने यही कहा था कि बाल गंगाधर भारतीय शांति का जनक है, यानी कि वो लोगों को ले देकर मिलजुल कर वो क्या करते हैं, क्रांति को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखा गया कि कौन से, क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीप पर दरियाई विजय पाई थी? कौन मालदीव के द्वीप पर दरियाई विजय पाई थी? कारिकल, राजराज, महेंद्रा या विक्रम? तो इसमें क्या हो जाएगा? राजराज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजराज। वैसे आपको पता होना चाहिए कि राजराज प्रथम 985 से लेकर 1015 ईस्वी तक यहाँ पर क्या थे, ये इनके शासक थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के पास। 88 में है, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? ऑप्शन से पांडिचेरी, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी, ए पुडुचेरी। ठीक है, अगर पुडुचेरी की बात की जाए तो 1037 है। कितना है? 1037। दिल्ली की बात की जाए तो कितनी है? तो दिल्ली की बात की जाए तो 868। चंडीगढ़ की बात की जाए तो कितना है? चंडीगढ़ की बात की जाए तो 818। जबकि लक्षद्वीप की बात की जाए तो कितना है? तो 947। इस प्रकार सबसे अधिक कौन हो गया? पुडुचेरी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 89 के पास। 89 में है, निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय, ठीक है, मार्ग हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के पास। 90 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी कहती है? अमेजन की घाटी, सिंधु घाटी, वोल्गा घाटी या राइन घाटी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइन घाटी। ठीक है, राइन घाटी की अगर बात की जाए तो राइन नदी की रिफ्ट घाटी एक प्रमुख रिफ्ट घाटी है, जो आपको क्या, बासेल तथा बिंजेन नगरों के बीच कितना दूरी? 320 किलोमीटर। कितना दूरी की लंबाई तथा 32 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। और आपको पता होना चाहिए संसार की सबसे लंबी रिफ्ट जॉर्डन नदी पर है। जॉर्डन नदी की नदी घाटी लाल सागर की बेसिन में होती है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट जॉर्डन नदी घाटी की लाल सागर में स्थित है, और ये जेम्बाजी नदी तक, यानी कि जम्बाजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 91 में है, ग्रामीण अव्यवस्था, क्या ग्रामीण अव्यवस्थापना विकास कोष वित्तीय किया जा रहा है? किसमें? नाबार्ड के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा या कुछ चुनी हुई राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नाबार्ड के द्वारा। 92 में देखते हैं, रजत रंगिनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन मिलता है? किसके? रजत रंगिनी। अगर इसकी बोली जाए तो रजत रंगिनी का लेखक कौन है? रजत रंगिनी का लेखक कौन है? कल्हान। कल्हान ने क्या लिखा था? रजत रंगिनी। तो रजत रंगिनी में क्या मिलते हैं? कश्मीर के बारे में। किसके बारे में मिलते हैं? कश्मीर के बारे में। ये कब रजत रंगिनी में किसके कब मिलते हैं? तो यह बात आती है कि कल्हान जो शासक थे, कश्मीर का शासक जय सिंह कब था? 1128 से लेकर 1154, यानी कि 26 साल लगभग उसी के शासनकाल के दौरान यह घटना 1148 से 1149 के बीच कल्हान लिखी गई थी, रचना की गई थी रजत रंगिनी के द्वारा।
अगर पूछी जाए तो रजत रंगिनी में कुल 8 तरंग तथा 800 श्लोक हैं। कितना? 8 तरंग और 800 नहीं 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास भी मिलती है। इसमें प्रथम 3 चरण में। नेक्स्ट चलते हैं 93 के पास। 93 में है माय डियर फ्रेंड्स, ये है मेरा 5वां वीडियो चल रहा है जो चौथा का अगला पार्ट है। यह मैं बिल्कुल नया ही हूँ, यह मेरा चैनल नया है, बट मैं नया नहीं। मेरी एजुकेशन ऑफलाइन क्लास चलती हैं और मेरे पास 7 साल की ऑफलाइन क्लास का अनुभव है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ और आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक पर जूनियर लेवल की क्लास की पढ़ाई होती है, जो 6 से लेकर 10 तक और समय समय पर 11-12 भी पढ़ाए गए हैं। इस हिसाब से कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो जीके जीएस के जो ओरिजिनल शुद्ध और सत्य क्वेश्चन होते हैं अक्सर एनसीईआरटी से ही निकाली जाती है। इस उम्मीद से मैं आपसे उस बात को उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर आपको हेल्प सहयोग जरूर कर पाऊँगा। लेकिन इस सिस्टम में मैं नया हूँ तो मेरे ऑनलाइन में मेरा अनुभव कम है या न्यू है। लेकिन आपको जिस प्रकार की जिस तरह की चाहिए होंगे या जिस डिज़ाइन के जिस स्टाइल की या जिस तर्ज पर चाहिए होंगे, आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए या नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं, या मेरे वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं, लेकिन प्लीज़ आप ज़रूर देखिए और कम से कम फुल वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता लगेगा कि आगे पीछे क्या है और इस वीडियो में दूसरे वीडियो में क्या अंतर है। और वाकई मेरे पास कुछ ना कुछ राज ज़रूर है, लेकिन मैं आपको शुरू में भले मैं इतना बता पाता हूँ या नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 93 के पास। 93 13वीं और 14वीं सदी में ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किसकी बोली? 13वीं से 14वीं सदी में गेहूँ करते थे, जौ की करते थे, चावल की भी करते थे। बच गया कौन? मक्का। कौन? मक्का। मक्का का अभी भी सब लोग नहीं जानते हैं। हमारे इसी क्षेत्र में तो होते ही हैं, लेकिन बिहार में भी बिल्कुल अभी भी थोड़े दिन से मक्के की खेती हो रही है। वैसे हमारे क्षेत्र के लोग या कुछ किसान या कुछ मेरे क्लास के ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी भी बोलते हैं कि सर मक्का का नाम, बिल्कुल मक्का का नाम नहीं, मक्का का नाम हमारे क्षेत्र में होते हैं और वैसे तो बिल्कुल नया ही है। वैसे विश्व में सबसे अधिक मक्का अमेरिका ब्राज़ील में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास। 94 में देख रहे हैं पटना उच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? क्या बोला गया? पटना उच्च न्यायालय। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो देखेंगे एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चेमियर, बी सर वांस फ्रेडरिक डॉशन मिलर, सी कार्टनी ट्रेलर, डी हॉर्बर्ट रिपटन मेरेडिथ। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शंस ए एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चेमियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के पास। 95 में देखते हैं संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था? आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या बेजू बावरा ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तोताए हिंद कौन है? तोताए हिंद कौन है? बुलबुल हिंद कौन है? शौर का किला कौन है? आपको पता होना चाहिए। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। याद कीजिए, नहीं तो अमीर खुसरो क्या कहा था? आसिन भादो खूब चालत माघफूस में थोड़ा थोड़ी, अमीर खुसरो यूँ कहे तू मेरी बुझ पहेली। आ गया ना याद? हाँ, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं, जिसे हिंदी भाषा को लिखित रूप लाने में उसका बहुत योगदान है। उर्दू भाषा को लिखने में उनकी बड़ी योगदान है। और सल्तनत काल के बहुत सारे सुल्तानों के पास भी रहने वाले यही हैं और इन्हीं ने ही तबला वादक यंत्र का आविष्कार किया था, प्रचलन किया था, चालू किया था। लेकिन इस बीच मैंने आपको बोला था कि स्वर कोकिला किसको बोलते हैं? ठीक है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी तट में
या पूर्वी तट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से पूर्वी डेक्कन में। डेक्कन ही डेक्कन कहलाता है। पूर्वी डेक्कन में सबसे अधिक वृक्ष आच्छादित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। 97 में है क्या, ये मैथ का क्वेश्चन है और ये थोड़ा ज़्यादा लिखने वाली सवाल सा लगता है। देखिए पढ़ के कहता है 77 और 99 तथा एक्स के मौसा तथा लौसा क्रमशः 11, 34, 65 है। तो एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए चूँकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा असुविधा हो रही है, इसलिए ऐसा करता हूँ कि इसका आपको आंसर बता देता हूँ और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, मैं हल किया हूँ। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ आपको मैं। इसका हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा? 55। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 98 के पास। 98 में देखते हैं। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, अपेक्षानुकूल ये भी बड़ा ज़रूर है। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में? 6 दिन में। यदि एक आदमी और एक औरत काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़के काम को वह काम पूरा करने में कितना दिन का समय लेंगे? क्या बोला? एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर यूँ समझी जाए तो चूँकि हम इतना लिखेंगे नहीं, ध्यान देंगे, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 6 दिन में। लेकिन अकेले उस काम को एक औरत कितना दिन में? 10 दिन में। एक मर्द कितना दिन में? एक मर्द 10 दिन में, एक औरत 24 दिन में, और टोटल मिलके कितना दिन कर सकता है? 6 दिन में। तो देखेंगे टोटल काम को भाग जब किया जाता है एक दिन का हिस्सा, तो बटे में कर दिया जाता है। तो अगर 1/6 में घटा हम 1/10 प्लस 1/24 कर दे तो कितना होगा? तो ध्यान दीजिए 10 और 24 का एलसीएम, 10 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 5, 6, 5 के 20 और 6 दूना 12, 120। इसका लघुत्तम एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये क्या हो गया? 120 हो गया। 120 को कितना से करना है हमको? 10 से। तो जब 10 से भाग देंगे तो 12, तो 12 प्लस अब 24 से भाग देंगे कितना मिलेगा? 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और इसको फिर से एक बार 1/6 है और 12 5 17, 17/120। इसको फिर से एक बार करेंगे, तो इसके साथ भी अगर कर देंगे तो भी हो जाएगा, बिल्कुल कर लिया जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में 17 घट जाएंगे तो हो जाएगा 3। कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 3/120। 3/120 को अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 160, 1/40 हो जाएगा। यानी कि उस लड़का इस काम को 40 दिन में कर सकता है, जो मेरा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ 99 के पास। 99 में है, निम्न करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है? क्या बोला? करों में एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है। लगाया किसने? संघ ने। वसूला तथा वसूलता भी संघ, लेकिन इसको बांट लेता है संघ तथा राज्य में। ऑप्शन से कॉरपोरेशन, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर, रेल किराए तथा माल भाड़े की कर, सीमा शुल्क। तो हम जानेंगे कि कुछ चीज़ क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और कौन होती है? आपको रेल। तो जिसमें रेल आ गया तो उठो हम नहीं लेंगे। सीमा शुल्क आपको समझ में आता ही होगा कि जो सीमा में नहीं तो भला क्या करेगा, यानी सीमा शुल्क भी नहीं। बच गए ये 2 ठो। तो कॉरपोरेशन क्या है? इसमें नहीं। लेकिन कृषि के बारे में सोचिए, क्या ख्याल है आपका? तो इसका राइट आंसर कृषि होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट, विच इज नॉन एज 100 नंबर।
100 नंबर में है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है गाया, सीता, ग्रीन प्लैनेट या हर्मिस। क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, आप जब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि आपको शाइनिस्ट प्लैनेट इज नॉन एज अ वेनस। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है ना, शनि को छल्ला वाला कहा जाता है ना, तो पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। थैंक यू माय डियर्स, ये हुआ मेरा आज का पांचवा वीडियो कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में मैं चौथी वीडियो का 51 से लेकर 100 क्वेश्चन को मैं सॉल्व किए। अगली वीडियो में फिर से मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। माय डियर्स, इसको पढ़िए, समझिए और सचमुच आपको जिस तरह से जैसा लगेंगे उस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे और हमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे, समझोगे आप। यकीनन फिर से मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, आपको वक्त बताएंगे, लेकिन प्लीज़ अगर मैं बिल्कुल नया ही हूँ, मेरे चैनल बिल्कुल मेरा भी जन्म लिया है, तो आप हमें भी कुछ टाइम ज़रूर दीजिए और मैं आपको जो बताऊंगा सत्य बताऊंगा, सही बताऊंगा, क्योंकि मेरे 7 साल मेरे पास एनसीईआरटी बुक पढ़ाने के एक्सपीरियंस है। बहुत सारे के पास, ऑनलाइन पढ़ाने वाले के पास ये व्यवस्था नहीं। ठीक है, ठीक है, तब तक अगले वीडियो आने तक आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।